Hello everyone and welcome back to Study for Life. We are discussing class 10th NCERT chapter How do organisms reproduce. इस चैप्टर से हम कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वुमेन में पीरियड्स क्यों आते हैं, या फिर अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो या एग के रिलीज के टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं हो तो फिर उस एग का क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है. आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एग की अवेलेबिलिटी के साथ साथ स्पर्म भी अवेलेबल हो तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और उसी के साथ साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और थोड़ा बहुत हम प्रेगनेंसी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और सबसे पहले देखते हैं कि एग और स्पर्म की जर्नी कैसी चलती है. तो सबसे पहले हमें पता है कि हर मंथ ओवरी से एक एग रिलीज होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस मंथ ये साइड की ओवरी से एग रिलीज हो रहा है. तो ये ओव्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, इस एग के रिलीज होते ही ये एंटर कर जाता है फेलोपियन ट्यूब में. फेलोपियन ट्यूब में एग कुछ दिन के लिए यहाँ पर वेट करता है. एक्चुअली ज़्यादा दिन नहीं होते, दिस इज लाइक 12 to 24 आवर्स ओनली. ये वेट करता है स्पर्म के पहुंचने का. अब यहाँ पर एग वेट कर रहा है और चलिए देखते हैं अब स्पर्म की मूवमेंट क्या है और स्पर्म की जर्नी कैसी है. तो सपोज के ओव्यूलेशन के कुछ टाइम पहले या ओव्यूलेशन के ठीक उसी वक्त अगर स्पर्म रिलीज हो जाते हैं तो उनकी जर्नी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कैसी रहती है. तो सपोज यहाँ वेजाइना में स्पर्म रिलीज हो गए, जो मेल सीमेन है उसका इजैक्यूलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना में हो गया, तो स्पर्म्स यहाँ पर बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे. आपको याद होगा मैंने बताया था कि हर एक इजैक्यूलेशन में 3 से 5 मिलियन स्पर्म्स, 3 से 5 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और वो सारे के सारे स्पर्म यहाँ वेजाइना में रिलीज हो गए हैं. अब ये स्पर्म्स यहाँ से आगे मूव करना शुरू करते हैं और इनकी जो ये टेल है वो उसको मूव करने में हेल्प करती है. मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज जो इसको एनर्जी दे रहे हैं, और साथ साथ में ये जो सीमेन है इसमें स्पर्म के साथ साथ बहुत सारे दूसरे फ्लूइड्स हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस मूवमेंट के लिए. लेकिन इतना आसान नहीं है, और ये हम आज समझेंगे कि ये 3 से 5 मिलियन स्पर्म की हमें ज़रूरत क्यों है, जबकि फीमेल्स में तो एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है और वो काफ़ी है. तो मेल में इतने सारे स्पर्म्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं. तो सबसे पहला तो हमने देखा था कि मेल का खुद के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही स्पर्म की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन उसके रिलीज होने के बाद भी यहाँ पर भी वो जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है और अभी भी इसको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है. तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है. जैसे ही वेजाइना में सीमेन रिलीज होता है, स्पर्म्स रिलीज होते हैं, वैसे ही सबसे पहले इसको फाइट करना होता है वेजाइना की एसिडिटी से. जी, जो फीमेल वेजाइना है वो एसिडिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरियाज, और वो वेजाइनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एक्चुअली वो एक नॉर्मल चीज़ है जो कि वेजाइना की को हेल्दी रखने में हेल्प करती है. मतलब ये बैक्टीरियाज जो हैं वो हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. लेकिन सीमेन में जो स्पर्म है उसके लिए ये एसिडिटी उतनी भी अच्छी नहीं है, और कई सारे स्पर्म्स इसमें डिसॉल्व होकर यहीं पर वेस्ट हो जाते हैं. तो कई सारे मिलियन स्पर्म्स वेजाइना में ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ वेजाइना. आपको याद होगा ये पार्ट को हम कहते हैं वेजाइना. अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो है सर्विक्स. तो जो स्पर्म्स वेजाइना को क्रॉस कर जाएंगे, काफ़ी मिलियन स्पर्म्स यहीं पर ही डेड हो जाएंगे, लेकिन जो उनको क्रॉस करने में सक्सेसफुल होंगे वो सर्विक्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे. अब स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सर्विक्स इज लाइक अ डोर ओपनिंग ऑफ द यूटरस. तो यहाँ पर ये एंटर करता है. अब ये सर्विक्स में जब एंटर करता है और जब यूटरस में अंदर मूव करेगा तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके मूवमेंट को रोकती है, और वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी. आप सभी को पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी अननोन सेल को बॉडी में आते ही डिटेक्ट कर लेता है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है. और मेल स्पर्म्स भी फीमेल बॉडी के लिए एक अननोन सेल है, एक फॉरेन सेल है जो कि अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं है.
इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कई सारे वाइट ब्लड सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो इन स्पर्म्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो एक और प्रॉब्लम से इसको गुजरना पड़ता है स्पर्म को, दैट इज द इम्यूनिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी फाइट के बीच में कई सारे स्पर्म्स की यहीं पर ही डेथ हो जाती है। अब उनमें से भी कुछ स्पर्म्स जो हैं वो ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली कुछ स्पर्म्स यूट्रस में ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे। अब हो क्या रहा है, यहां पर दो रास्ते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अब स्पर्म को तो नहीं मालूम है कि एग किधर प्रोड्यूस हुआ, तो कुछ स्पर्म्स जो हैं वो एक साइड में एंटर कर जाते हैं और बाकी के जो स्पर्म्स हैं वो दूसरे साइड में एंटर कर जाते हैं। तो कुछ स्पर्म्स यहां पर ही मिस हो गए क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में चले गए। अब कुछ हंड्रेड्स ही बचते हैं, मिलियंस में से सिर्फ कुछ हंड्रेड्स ही बचते हैं जो अपनी जान बचाकर सही रास्ते पे पहुंच पाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही उनको रोक नहीं रहा है बल्कि उनकी खुद की एनर्जी। अगर किसी स्पर्म के टेल में एनफ एनर्जी नहीं है या जो सीमेन था कि कुछ स्पर्म्स को एनफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो भी वो ये रास्ता कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उनकी बीच में ही डेथ हो जाएगी। अब उनमें से कुछ हंड्रेड स्पर्म्स ही जो है वो करेक्ट पाथवे में पहुंच पाते हैं, करेक्ट फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। ये स्पर्म यहां से अपनी जर्नी ट्रेवल करके पहुंचेगा इस एग के पास। अब देखिए कितनी लंबी जर्नी है और कितनी सारी चीजों से इसको फाइट करना पड़ता है। एसिडिटी ऑफ द वेजाइना, इम्यूनिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी खुद की एनर्जी उतनी होनी चाहिए और खुद की स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए तो जाके स्पर्म यहाँ पर पहुंचता है। और उसके बाद बहुत सारे दूसरे डाइवर्जन्स है जिसमें कि वो स्टक हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अब उनमें से जो भी स्पर्म्स यहाँ पहुंचे, अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा एग सेल जो कि फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है। ये हमारा एग सेल है जो फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है। अब इसके पास पहुंच गए हैं हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स, लेकिन उनमें से सारे स्पर्म एग को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही स्पर्म एग को पेनिट्रेट करता है। तो सपोज ये वाला स्पर्म जो सबसे आगे है, जरूरी नहीं है कि जो सबसे पहले पहुंचे वो पेनिट्रेट कर ही जाए, लेकिन इस डायग्राम से हम देखते हैं कि ये वाला जो स्पर्म है ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर देगा, इसकी वॉल को पेनिट्रेट कर देगा, वैसे ही इस एग के वॉल के चारों तरफ थिकनिंग हो जाती है और एग की वॉल ब्लॉक हो जाती है ताकि दूसरे स्पर्म्स अब इस एग के अंदर एंटर ना कर सके और जो फ्यूजन है वो नॉर्मल हो, मतलब एक स्पर्म के न्यूक्लियस का एक एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हो। इसीलिए ये वॉल जो है थिक हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। जब स्पर्म एग के वॉल को छेदने की कोशिश करता है, उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, उसके अंदर एंटर करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे पेनिट्रेशन। वेरी सिंपल। और जैसे ही एंटर कर जाता है वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी वजह से जो वॉल है एग की वो थिक हो जाती है और बाकी के जो स्पर्म्स है अब वो कितना भी यहाँ पर कोशिश करते रहें वो अब इसके अंदर एंटर नहीं होंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि नॉर्मली होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ रेयर केसेस में कभी कभी ज्यादा स्पर्म्स भी एंटर कर जाते हैं, लेकिन वो फिर एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा और उसमें नॉर्मल बेबी बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो वो एक बहुत रेयर प्रोसेस है और वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रही हूँ। कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है, बट नॉर्मली सिर्फ एक ही स्पर्म ओवरी के एग के अंदर एंटर कर पाएगा। जब अब ये एग इसके अंदर एंटर कर गया तो दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और ये जो एंट्री है और जो फ्यूजन है इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया। ऑलराइट, अब इसी को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और पेनिट्रेशन क्या है? जब एग के वॉल को ब्रेक करके पेनिट्रेट करके स्पर्म अंदर एंट्री करता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इन दोनों के फ्यूजन से बना एक सेल, जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक सिंगल सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब देखो, स्पर्म उसके अंदर एंटर कर गया, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अब दोनों मर्ज होके बन गए एक सेल और उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट।
अब ये जाइगोट डिवाइड होना शुरू करेगा और धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा विद द हेल्प ऑफ द सीलिया प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज हमारे फेलोपियन ट्यूब में होते हैं जो कि एग के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सेम सीलिया जाइगोट के मूवमेंट के लिए भी हेल्प करेगा और ये धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करेगा। अब हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि डे वाइज हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो देखो, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन का मतलब एग का रिलीज होना, जैसे ही एग रिलीज होता है वैसे ही यहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और एग आगे मूव करना शुरू कर देता है। ये कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, 12 से 24 घंटे के लिए, थोड़ा सा 1-2 मतलब कुछ टाइम और एक्स्ट्रा डिपेंड करता है, अलग अलग फीमेल्स में टाइमिंग अलग हो सकती है। ये यहाँ पर वेट करता है स्पर्म्स का। अगर स्पर्म्स यहाँ आ जाते हैं तो दोनों के उनमें से कोई एक स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा और इस एग सेल के अंदर एंटर कर लेगा और फिर दोनों के न्यूक्लियस, देखो इन दोनों के न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं, ये दोनों के न्यूक्लियस अल्टीमेटली फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बन गया, अब ये बन गया जाइगोट। ये यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर भी जाइगोट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर सेल बन गया जिसमें 2 न्यूक्लियस ना होके एक ही न्यूक्लियस है, तो हम इसको अब हम इसको बोलते हैं जाइगोट। अब डे 1 से अभी सपोज ये मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही जाइगोट बनता है ये फिर वापस से यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो डे 1 और डे 2 अब धीरे धीरे क्या होंगे, इस जाइगोट में सेल डिविजन्स होंगे। एक जाइगोट की सेल डिवाइड होती जाएगी क्योंकि इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है बेबी, जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बेबी। तो अब यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होंगे और एक एक करके ये कई सारे डिवीजन के थ्रू बहुत सारी सेल्स बनाएगा। अब हम डे वाइज देखते रहते हैं, देखो कैसे डिवीजन होता है। तो पहले एक सेल डिवाइड होती है 2 सेल में, फिर थोड़ा आगे मूव करेगा और फिर वहां से वो 2 सेल कन्वर्ट हो जाएंगे 4 सेल्स में, फिर आगे मूव करेगा 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्लोली स्लोली यूट्रस में नीचे आता जा रहा है और सेल्स का जो डिवीजन है वो बहुत फास्ट होता जाता है और सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। और इस स्टेज में हम इसको कहते हैं एम्ब्रियो, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से बेबी नहीं बना है, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, सिर्फ सेल्स हैं, इसलिए अब हम इसको कहते हैं एम्ब्रियो। और धीरे धीरे ये यूट्रस में नीचे आता रहेगा, डिवीजन इसमें होते रहेंगे और इस फॉर्म में ये लगभग 8वें या 9वें दिन पे, फर्टिलाइजेशन के 8th या 9th डे पे ये यहाँ यूट्रस की वॉल में सेटल हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब ये जो एम्ब्रियो है, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है, जब ये यूट्रस की वॉल में सेट हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको हम इस डायग्राम से थोड़ा बेटर समझ सकते हैं। ये जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट पे डिवीजन हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है और अल्टीमेटली देखो ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल के अंदर थोड़ा सा धस जाता है, उससे अटैच हो जाता है। अब हम इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ऑलराइट, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्रस में क्या हो रहा है जब स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं। यहां से अब इस यूट्रस के साथ अटैचमेंट बनाने के बाद ये एम्ब्रियो और ज्यादा डिविजन्स करता है और मल्टीपल सेल्स बनाता है और फिर स्लोली स्लोली मल्टी सेल्यूलर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मल्टीपल डिविजन्स। लेकिन अभी हमें ये सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि ये वॉल में धसा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बेबी का साइज बड़ा होता है ये जो कनेक्शन है ये भी चेंज होता रहता है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तो होता क्या है, अब जब इसका साइज बड़ा होगा एक स्टेज ऐसी आएगी जब यूट्रस की वॉल से डायरेक्ट फूड लेने के बजाय एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है मदर और बेबी के बीच में, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये जो आपको ये इस डिस्क शेप का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ये है प्लेसेंटा और ये है मदर का यूट्रस। दिस इज द यूट्रस वॉल। ओके, तो अब फीमेल यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, देखो एक तो यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले यूट्रस बहुत छोटा था, अब बेबी का साइज बड़ा होता रहेगा तो यूट्रस भी बड़ा होता रहेगा और धीरे धीरे प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है और इस शेप का प्लेसेंटा सारे फीमेल्स में बन जाता है जैसे जैसे एम्ब्रियो की साइज बड़ी होती है और बेबी के शेप में आने लगती है, क्योंकि अब उसको ज्यादा फूड सप्लाई की जरूरत है और उसको थोड़ा मूवमेंट की जरूरत है, तो वॉल में अटैच नहीं रह सकता, उसको फ्री करने की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि एक डिस्क शेप कनेक्शन बन जाता है बेबी और मदर के बीच में
और उससे उसकी जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से अटैच नहीं होता वॉल के साथ, बजाय उसके एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बेबी के निवल से कनेक्टेड होगा। इसीलिए हम सबके निवल में एक हमें ऐसा दिखता है ना कि कुछ ट्यूब जैसा यहाँ पे कनेक्शन रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअली एक ट्यूब जैसा कनेक्शन था जब आप अपनी मदर के वुम में थे, जिसको हम बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड, जो बेबी के निवल में अटैच्ड है और एक तरफ से प्लेसेंटा में अटैच्ड है। अब ये प्लेसेंटा का क्या काम है? ये प्लेसेंटा मदर के वुम्ब में है, मदर के यूट्रस में है। यहाँ पर ये बच्चे को फूड सप्लाई करने में हेल्प करता है। जो भी मदर खा रही है उसकी ब्लड सप्लाई यहाँ से होकर जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन, क्योंकि एक बॉडी का ऑर्गन है यूट्रस, उसके चारों तरफ ब्लड की सप्लाई होती है। उस ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी मदर ले रही हैं, और वो इस प्लेसेंटा के थ्रू इस बेबी के बॉडी में भी जाता रहेगा। ये जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये होता है कुछ स्पेशल प्रोजेक्शंस की वजह से, जो आप डाइजेशन में भी पढ़ चुके हो। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज विलाई। तो यहाँ पर भी बेबी के साइड से, बेबी की तरफ से जो प्लेसेंटा है उस तरफ से यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फूड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि विलाई का सरफेस, विलाई जो है वो स्पेशलाइज्ड है चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए डाइजेशन में भी ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वहाँ आप इसको डिटेल में पढ़ भी चुके हो। तो ये विलाई जो है फूड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ प्लेसेंटा का एक और काम होता है कि जो भी वेस्ट बॉडी के में बन रहा है बेबी की, उसको भी वापस इस अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू वापस से फीमेल ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, ताकि वो बॉडी से बाहर रिलीज किया जा सके अलोंग विद द वेस्ट ऑफ द मदर। जब मदर अपनी बॉडी से वेस्ट रिलीज करती है, उसी के साथ साथ ये भी बेबी का जो वेस्ट है ये भी बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द बेबी विच इज अटैच टू द यूटरस वॉल। ऑलराइट, अब ये प्रोसेस जो होती है पूरा 8 से 9 महीने चलती है। डिलीवरी का जो डेट है या बर्थिंग का जो टाइम पीरियड है वो सब में अलग अलग हो सकता है। कुछ बेबीज जल्दी उनकी डिलीवरी हो जाती है, कुछ की डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है, पूरे 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद होती है। दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन जो नॉर्मल है वो हम उसको अगर हम आइडियल नंबर देखें तो होता है 9 मंथ। तो 9 मंथ तक ये प्रोसेस चलती रहती है और बेबी का साइज बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे यूट्रस का साइज बड़ा होता जाता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनका जो स्टमक है हमें बहुत ही फूला हुआ दिखता है, क्योंकि यूट्रस का साइज अंदर बढ़ रहा है। अब जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये जो बेबी है ये अपना हेड नीचे की तरफ कर देता है, वेजाइना की तरफ कर देता है, सर्विक्स की तरफ कर देता है। और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन, वो लेबर पेन एक्चुअली यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस है, और उनकी वजह से ये बेबी धीरे धीरे अपने आप को नीचे की तरफ धकेलता है, सर्विक्स की तरफ, वेजाइना की तरफ, और वेजाइना के डोर से, वेजाइना के कैनाल से बेबी की डिलीवरी हो जाती है और वो इस दुनिया में आ जाते हैं। इसीलिए वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये था पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी का, जो कि आपके सिलेबस में जितना है इतना ही आपको जानने की जरूरत है। अब इसमें कोई भी डाउट आपको बचता है, ये ऑलमोस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपको रहते हैं तो चैट बॉक्स में ज़रूर उनको लिखिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ में अपने रिविजन के नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स रिविजन के लिए मैं एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पूरा रिवाइज करने के लिए हेल्प हो। ऑलराइट, सो that's all for today everyone. Have a good day.